लड़के ने एक छड़ी फेंक दी। यह डंडा फिर से दोस्त के सिर में जा लगा। लड़का बहुत डर गया और जगह जगह जमकर खड़ा हो गया। लड़के को जमीन पर निश्चल पड़ा देखकर लड़का उसे बचाने नहीं आया, बल्कि उसे चट्टान की दरार में धकेल दिया। वह घर लौटने को बेताब था। वह अपनी फटी जैकेट को देख रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पता चला उसके दोस्त की माँ उसे ढूंढ रही थी। उसने एंटोनी से पूछा कि क्या उसने अपने बेटे को देखा है। एंटोनी डर गया था, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिला दिया। इस समय वह भय से भर गया। वह तेजी से अपने कमरे की ओर भागा। उसने अपनी कमीज छुपा ली। इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई। एंटोनी चीजों को बढ़ता हुआ देखता है। इस समय टीवी पर एक लापता लड़के की रिपोर्ट आने लगी। माँ अब भी एंटोनी को लगातार दिलासा दे रही थी। चिंता मत करो, वे निश्चित रूप से लड़के को ढूंढ लेंगे। लेकिन कुछ देर बाद ही पुलिस दरवाजे पर पहुंच गई। पूछताछ का सामना करने पर एंटोनी की अभिव्यक्ति बहुत शांत थी। उन्होंने पुलिस को बरगलाने के लिए अपनी बेहतरीन एक्टिंग का इस्तेमाल किया। पुलिस को लड़के की तलाश के लिए पूरे शहर में लोगों को भेजना पड़ा। एंटोनी भी चुपचाप रेमी बाद में। वह सबकी हर हरकत पर नजर रखता था। उन्हें डर था कि रेमी की लाश मिल जाएगी। इसी वक्त अचानक किसी की आवाज आई। वहाँ पर मुझे कुछ मिला। यह जैकेट थी जिसे फेंक दिया गया था। सभी को तलाश करते रहना था, लेकिन दिन भर कोई सुराग नहीं लगा। डर और असुरक्षा में एंटोनी पूरी तरह से टूट गए। रोज दवा खानी पड़ती है। इस समय उसने बिस्तर के नीचे पाया कोट चला गया था। वह चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। उसने देखा कि उसकी माँ उस कमीज को सिल रही है। जाहिर है माँ ने सच्चाई का अनुमान लगाया, लेकिन माँ ने बेशक अपने बेटे के झूठ का पर्दाफाश नहीं किया। आधी रात को अचानक बाहर तेज हवा चली। इस समय बाहर वज्रपात हो रहा था। एंटोनी जाग गया है। वह घबरा गया और कमरे से बाहर भाग गया। लेकिन जब वह अपनी माँ से मिले तो उनकी भी नींद खुल गई। वह पागलों की तरह दरवाजे की तरफ दौड़ा। एंटोनी ने देखा कि सड़क एक विशाल महासागर में बदल गई थी। एंटोनी ने बाहर का नजारा देखा तो उसने दरवाजा बंद कर लिया। वह मुड़ा और अपनी माँ की ओर दौड़ा और उनकी गोद में जा पहुंचा। उसने और उसकी माँ ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। ठीक इसी समय एक बड़ी पेड़ की टहनी दरवाजे से टूट गई और माँ से टकरा गई, जिससे वह मूर्छित हो गयी। एंटोनी ने अपनी माँ को देखने के लिए घुटने टेक दिए। उसने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठा। इस समय दरवाजे के खांचे में बारिश का पानी बहने लगा। एंटोनी ने यह सब देखने के लिए अपनी आंखें खोली। अचानक बाढ़ दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस गई। एंटोनी ने झट से अपनी माँ को एक ऊंचे स्थान पर खींच लिया। उसकी माँ बाढ़ से जाग गई थी। वह अपने बेटे को गले लगाती है। घरेलू सामान पानी पर तैरता है, लेकिन पहाड़ में भी शरीर पानी पर तैरता है। बड़े तूफान के बाद सड़क पर कोई नहीं था। क्षतिग्रस्त कारें, टूटे पेड़ और ढहे मकान। यह सर्वनाश के दृश्य जैसा है। खबरों के मुताबिक इस आपदा में मरने वालों की संख्या सैकड़ों लोगों तक पहुंच चुकी है। संपत्ति की क्षति अरबों की राशि। कहीं घर तोड़े गए, कहीं बिजली के टावर तोड़े गए। तूफानी हवाएं कारों को पलट देती हैं, घरों में भी बाढ़ आ जाती है। बहुत सारे स्थानों पर अभी भी बिजली की आपूर्ति नहीं है और संचार नहीं है। पूरा कस्बा शोक में डूबा हुआ था, क्योंकि पेड़ टूटा हुआ था। पुलिस रेमी के शरीर का पता लगाने में भी असमर्थ थी। एंटोनी जमीन पर खड़ा था। जैसे ही उसकी आंखों के सामने पेड़ नष्ट हुआ, गूंगा हो गया। वह धीरे धीरे लड़ने के लिए झुका। उसके लिए यह अच्छी खबर थी, क्योंकि किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने अपने शरीर को दफनाया था। पलक झपकते ही 10 साल बीत गए। इस समय एंटोनी एक पेशेवर डॉक्टर बन गए। उसका सपना मिस्र जाने का है। क्रिसमस की पूर्व संध्या से पहले एंटोनी घर चला गया। खाने की मेज पर एंटोनी की माँ ने उससे पूछा, क्योंकि उसने देखा कि उसका चेहरा अच्छा नहीं था। माँ ने मुझे कुछ शब्द बताए। एंटोनी बहुत परेशान था, इसलिए अपनी माँ को किस करने के बाद क्रिसमस पार्टी की तैयारी करने चला गया। सभा के दौरान एंटोनी और उनके पुराने दोस्त ने बात की, लेकिन एक चीख से बाधित हो गए। एंटोनी की माँ ने जल्दी से उसे जाकर देखने को कहा। वह घाव की सावधानीपूर्वक जांच करते हुए वहां गया। उन्होंने कहा कि बस थोड़ा सा धोना ही काफी होगा। उसी समय आधिकारिक तौर पर पार्टी शुरू होती है। एमसी पार्टी का भाषण दे रहा है। इसके बाद सभी अपने अपने काम में लग गए। इस समय एमिली धूम्रपान से बाहर है। एंटोनी ने लड़की से बात करने के लिए दरवाजा खोला। 2 लोग वर्तमान जीवन स्थिति के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एंटोनी जीवन से संतुष्ट नहीं है। मैं देखता हूँ इस शहर में मैं अपना सपना पूरा नहीं कर सकता। उसने अपना सपना बताया। वह डॉक्टर बनने के लिए मिस्र जाना चाहता है। उसका भविष्य उज्जवल होगा। उन्होंने पहले भी कहा था कि वह चुपके से एमिली को पसंद करते हैं। एमिली ने उससे फिर कहा उस समय वह भी उसे पसंद करती थी। फिर वह घूमी और हॉल में लौट आई। एंटोनी भी रेमी के पास गया।
मैं बैठकर डॉक्टरों की बातें सुनता हूँ। इस समय हर कोई ह्यूबर्ट के क्लिनिक के बारे में बात कर रहा है। सभी का कहना था कि अगर उनकी मुफ्त परीक्षा भी हो जाए तो किसी को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ह्यूबर्ट ने तुरंत एंटोनी को देखा। क्लिनिक को कम कीमत पर बेचना चाहता था। एंटोनी ने दृढ़ता से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह भविष्य में यहाँ नहीं रहेंगे। ह्यूबर्ट ने उसे देखा और उसकी सफलता की कामना की। बड़ी कीमत चुकाने से उनका इनकार। पार्टी के बाद एंटोनी घर लौट आए। माँ ने मुझे पार्टी के बारे में बताया। एंटोनी ने फिर मना कर दिया। फिर उसने अपनी माँ के लिए चिकन काटा। उस सुबह जब एंटोनी सुपरमार्केट गया तो वह एमिली से टकरा गया। सुपरमार्केट से निकलने के बाद उन्होंने एमिली को अपने मसल्स भी दिखाए। एमिली की तारीफ खत्म होने के बाद दोनों एक साथ घर चले गए। एंटोनी ने एमिली की एक तस्वीर निकाली जो उसने बीच में रखी थी। यह देखकर वह काफी इमोशनल हो गयी। वह एंटोनी को एक गहरा चुंबन देने के लिए आगे बढ़ी। एंटोनी खाली बिस्तर पर बैठ गया। सो रही एमिली को देखने के लिए एक ने अपना सिर घुमाया। अचानक उसकी माँ का फोन आया। वह कपड़े पहनकर अपनी माँ के पास गया। वह अपनी माँ को भंडारण कक्ष में ले गया और एमिली ने मौका पाकर अपना घर छोड़ दिया। उसके बाद एंटोनी अपने सपने को पूरा करने के लिए मिस्र जाने वाला है। इस समय शाखाओं को ले जाने वाली कई गाड़ियाँ। वह अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए जाना जाता है। शहर पहाड़ों में भूमि को पुनः प्राप्त करने का इरादा रखता है। वे इन पेड़ों को एक निर्माण स्थल पर बेचने की योजना बना रहे हैं। घटना की सत्यता की पुष्टि करने के लिए एंटोनी खुद पहाड़ पर गए। एक एक पेड़ को गिरता देख उसने सोचा, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि रेमी की लाश खोद कर निकाली जाएगी। वह उपयोग करने योग्य वस्तुओं की तलाश में घर वापस आ गया। अचानक उसकी नजर एक डिब्बे पर पड़ी। जब उसने उसे खोला तो पाया कि उसने पुराने अखबार भरे हुए थे। उसने जल्दी से डिब्बा बंद किया और अपनी माँ के पास गया और उन्हें गले से लगा लिया। शाम को वह औजार लेकर अकेला ही पहाड़ पर चला गया। उसने चुपचाप रेमी के शरीर को दूर ले जाने का इरादा किया। उसने टॉर्च खोली और उस अविस्मरणीय स्थान पर चला गया। उसने रेमी के शरीर को देखा। पूरे दिन चेरी भी नहीं उठती है। इस समय कार्यकर्ता ने एंटोनी को चौंकाते हुए आवाज सुनी। अगले दिन एंटोनी जाग गया। फिर उसने एक शांत करने वाली गोली ली। एंटोनी खाने की तैयारी कर ही रहा था कि उसने अपनी माँ के रोने की आवाज सुनी। वह दौड़कर अपनी माँ के पास पहुंचा। उसे खबर मिली कि रेमी का शव खोदकर निकाला गया है। एंटोनी ने एक शब्द नहीं कहा, बस अपनी माँ को अपनी बाहों में भर लिया। वहीं अभियोजक का कार्यालय शव परीक्षण के परिणामों की घोषणा कर रहा है। उन्होंने कहा कि रेमी के शरीर पर संदिग्ध बाल थे। रेमी डीएनए की तरह है, यह गोरे लोगों का है। साथ ही डीएनए मैचिंग के जरिए संदिग्धों को नकारा जा सकता है। रेमी के पिता तुरंत क्रोधित हो गए। वे चिल्लाए। उन्होंने हत्यारे को खोजने के लिए सभी के डीएनए का परीक्षण करने का सुझाव दिया, लेकिन जज ने कहा जरूरी नहीं कि शहर से ही हो, इसलिए उन्होंने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। न्यायाधीश ने तब मुकदमे की घोषणा की। जब एंटोनी को अस्थायी रूप से राहत मिली तो एमिली ने अचानक उसे बात करने के लिए पाया। लड़की ने उसे प्रेगनेंसी की खबर बताई। एंटोनी को विश्वास नहीं हुआ। उसने जोर देकर कहा कि बच्चा उसका नहीं था। अप्रत्याशित रूप से एमिली गर्भपात नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन उसने उसे शादी करने का प्रस्ताव दिया। एंटोनी ने बहाना बनाया कि वह विदेश जाने वाला है, इसलिए उसने शादी करने से इनकार कर दिया। एमिली एंटोनी को साबित करती है कि बच्चा उसका है। लड़की ने डीएनए टेस्ट कराने की सलाह दी। डीएनए के बारे में सुनकर एंटोनी बेहद डर गए थे। जबरन शादी के लिए हामी भर दी। जब एंटोनी का जीवन उथल पुथल में था, ह्यूबर्ट उसे खोजने के लिए घर आया। उन्होंने कहा कि उन्हें रेमी के परिवार से सहानुभूति है। उनके बच्चे को मार दिया गया, लेकिन वे नहीं जानते कि हत्यारा कौन है। वह बेहद क्रूर महसूस कर रहा था। फिर वह 15 साल पहले बात करते हुए बिस्तर पर बैठ गया। उस दिन मैंने नाटक किया कि कुछ नहीं हुआ। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने नियंत्रण संस्थान को एक पत्र दिया है। ह्यूबर्ट के बोलने के बाद एंटोनी अचानक समझ गए। ह्यूबर्ट को उसका रहस्य पता था। यह कहने के बाद ह्यूबर्ट चला गया। ह्यूबर्ट को चुप कराने के लिए एंटोनी उनके घर गए। मैंने उनका क्लिनिक खरीदा, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए वह दूसरे क्लिनिक का हेड डॉक्टर बन गया। उस दिन वह अस्पताल चला गया। दूसरा संदिग्ध मरीज का इलाज चल रहा है। वह उसे अपना असली मकसद बताते हुए एंटोनी को खोजने गया। उसने मुझे बताया कि वह और उसकी मां लंबे समय से प्यार करते थे। वह ऐसे कार्य करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर उसने एंटोनी को एक लिफाफा दिया। लिफाफे में वह घड़ी थी जब रेमी के शरीर को पहाड़ में फेंकते समय गलती से वह गिर गया था। फिर वह जाने के लिए मुड़ा। एंटोनी की मां को अलविदा कहने के बाद वह बस में चढ़ा और चला गया। एंटोनी एक बार फिर खतरे से बाहर है, लेकिन क्या तुम सच में ठीक हो? कोई नहीं जानता। पलक झपकते ही एक और क्रिसमस आ गया। वह और एमिली का परिवार एक साथ क्रिसमस मनाते हैं।
इस समय रेमी की बहन उसकी पत्नी बनी। रेमी के माता पिता उसके माता पिता बन गए। सिर्फ रेमी की वजह से उनका आजीवन सपना पूरा नहीं हो सका। वहाँ से उसे कस्बे में बंद कर दिया गया। एक नाटक की तरह एंटोनी शायद मौत की सजा के अधीन नहीं था, लेकिन उस वर्ष के 3 दिनों में अपने व्यवहार के कारण वे जीवन भर अपने आत्मदोष से मुक्त नहीं हो सके। जैसे फिल्म का नाम 3 डेज एंड ए लाइफ। अतीत में की गई गलतियां जीवन भर के लिए पछतावा पैदा कर सकती हैं, लेकिन हम इसे दोबारा कभी नहीं कर सकते। वे अपूरणीय ऋण हमारे हृदयों में एक बहुत बड़ी खाई बना देंगे। हमें उन पछतावे के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, पछताने तक इंतजार किए बिना। जीवन बिना पटकथा के एक नाटक की तरह है। अल्पावधि में हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि भविष्य में क्या होगा। केवल एक चीज जो आप कर सकते हैं वह क्षण में जीना है।